तो ये था इसका एक एक्सेलरेशन रन इन स्पोर्ट मोड विद ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ इंक्लाइन था, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है एंड मेरे को अभी जस्ट थोड़ी देर में गाड़ी रिटर्न करनी है। मैंने कहा ये कर लेते हैं क्विकली, कॉज ये रह रहा था। ओके, इसमें ADAS लेवल 1 आता है। अब ADAS लेवल 1 लेन कीप असिस्ट के अलावा मोस्टली चीज़ें आती हैं। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, जो मैं अभी आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने क्रूज़ लगाया, ये मैंने माइनस दबाया और ये 73 पे 74 पे क्रूज़ लग चुका है। 8th गियर ये गाड़ी 88-90 के अराउंड लगा लेती है और 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है। ये भी मैंने आपको शायद बताया हुआ हो। पहले तो मैं वो कर लेता हूँ, डिजिटल स्पीड लगा लेता हूँ एंड आई होप आपको स्पीड दिख रही हो। थोड़ा और पीछे कर लेता हूँ मैं सीट, ठीक है। 85 बेसिकली 5 नंबर्स बढ़ते हैं, 85 से सीधा 90 आएगा। और अभी 8th गियर भी लगाएगी, थोड़ा सा चढ़ाई है यहाँ पे। पहले तो मैं इसको इको मोड में डालूं, कॉज ये फ्यूल बहुत पिएगी। डिफ़ॉल्टली ये ऑटो मोड में स्टार्ट होती है, ये आ गई इको मोड में। और 8th गियर 91 की स्पीड और 90 की स्पीड और 1500 RPM से थोड़ा सा ऊपर है, 1550 1600 भी नहीं है, 1550 RPM के अराउंड है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपको इस वक्त मिलेगी अगर आप ऐसे क्रूज़ करेंगे। एंड लेट्स सी एक बार 100 में क्या कह रही है गाड़ी। देखिए, अब ये गाड़ी ऐसी है कि आप इससे ज़्यादातर क्रूजिंग करेंगे, आपको इंटरस्टेट ट्रैवल करना है और फैमिली के साथ ट्रैवल करना है कंफर्टेबली। आप नहीं लेना चाहते फ़्लाइट 30-40 मिनट वाली, कॉज उसमें आपका एयरपोर्ट पे आने जाने में ही 4-5 घंटे ख़राब होते हैं। तब आप इसको यूज़ करेंगे। लाइक अगर आप दिल्ली से आपको जयपुर जाना है, आपको आगरा जाना है या कहीं भी जाना है, इनफैक्ट 1000 किलोमीटर दूर जाना है, 1500 किलोमीटर दूर जाना है, तब ये गाड़ी जो है वहाँ पे आपको देगी सुकून। तो स्पीड वेरी कर रही है कॉज ऊपर नीचे है रोड और सामने गाड़ियाँ हैं तो ये ब्रेक भी कर रही है। मैं डिस्टेंस सबसे कम कर लेता हूँ। हाँ, तो ये सबसे कम डिस्टेंस है जो ये सामने वाली गाड़ी से मेंटेन करेगी। लेकिन कोई ना कोई गाड़ी आ ही रही है सामने, तो ये 85-87 ऐसे कर ले रही है 100 पे। मैं इसको एक बार ये ट्रैफिक से हट के एक बार 100 पे मैनुअली दिखाता हूँ मैं आपको कि ये क्या कह रही है एंड क्रूज़ कितने पे जो है वो RPM पे चल रहा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था स्टीयरिंग लाइट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हल्का वेट और होता है, जैसे बेंड है यहाँ पे, कर्व्स हैं, तो थोड़ा और मज़ा आता है। एंथुजियास्ट लोग जो होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी चलाने में तो बहुत आसान गाड़ी है भाई, और फॉर्च्यूनर से स्पेशली इसकी जो हैंडलिंग है, कॉज स्टीयरिंग लाइट है, तो सिर्फ एक इस चीज़ के अलावा बाकी हर चीज़ जो है वो बेहतर लगेगी आपको, कॉज उसमें स्टीयरिंग हार्ड ही रहता है। स्लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे, हर जगह हार्ड ही है। इसमें स्लो स्पीड पे लाइट है तो अच्छा है, हाई स्पीड पे थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा और वेट आ जाता है, तो मज़ा आ जाता है बेसिकली। एक बार मैं क्रूज़ हटा देता हूँ एंड मैनुअली आपको 100 पर लेकर चलता हूँ, बिकॉज क्रूज़ क्या कर रहा है, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, तो ट्रैफिक सेंस करके बार बार गाड़ी स्लो कर दे रहा है। देखिए, फीचर्स तो हैं गाड़ी में, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक सनरूफ नहीं खुल रहा है, नहीं तो मैं आपको ये भी दिखाता कि कितने बड़े साइज़ का ये। अभी 8th गियर में है गाड़ी, 85, 87, 88 कर रही है। एक बार 100 पे चलता हूँ मैं जल्दी से एंड लेट्स सी 100 पे क्या RPM रहते हैं। हल्की हल्की आवाज़ आएगी आपको जैसे ही आप 1600-1700 RPM पे जाएंगे इंजन की। लेकिन मेरा मानना ये है, देखिए, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चला रहे हैं एंड जब तक आप डीजल आपके पास है एक्सेस, आप ख़रीद के चलाइए, और EV आ जाएंगे तो ये चीज़ फिर आप मिस करेंगे। फिर इन चीज़ों के लोग आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे कि हमारी गाड़ी का डीजल इंजन जो है वो कैबिन में आवाज़ सुनाई देता है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत चलता है, इससे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए किसी को। हाँ, ये आ गई 100 पे 1750 RPM पे चल रही है भाई 100 पे ये। एंड लेट्स सी 120 पे क्या है।
2000 RPM से पहले का ही बताऊंगा मैं आपको। हाँ हट जा यार, ये क्यों आ गया। 115 पे ये जो है ये 2000 RPM के आसपास रह रही है। एंड अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो फिर वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो देखिए क्रूजिंग करने में बढ़िया है ये, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मज़ा आएगा इनफैक्ट। तो टाइम आ गया है सम अप करने का इस वीडियो को एंड ये जानने का कि ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं फॉर्च्यूनर, आगे भी एक फॉर्च्यूनर है और फॉर्च्यूनर है कॉज इट्स 2025 एंड ओनली सेगमेंट में फॉर्च्यूनर ही बची है इस गाड़ी के बाद। कहाँ दिक्कत आ रही है, मेरी एनालिसिस क्या कहती है। देखिए MG बहुत अच्छा कर रहे हैं हर चीज़ में, थोड़ा सा एक तो रिलायबिलिटी पे काम कर लेते हैं एंड थोड़ा सा जो है ये जो इनका कॉस्ट प्रीमियम गाड़ियां हैं, ये इनकी फ्लैगशिप प्रोडक्ट बोलूँगा, अब तो एक दो और आ गए हैं, नहीं तो जब ये गाड़ी आई थी तो ये सबसे महंगी गाड़ी थी MG की। तो सर्विस भी बढ़िया है इनकी, लेकिन रिलायबिलिटी फैक्टर जब आ जाता है ना तो कस्टमर के अंदर डाउट आ जाता है कि यार मैंने क्या सही जगह पैसे नहीं लगाए क्या। वो वाली चीज़ पे थोड़ा सा काम कर लें तो एवरीथिंग इज़ 10 out of 10। बस आई थिंक यही रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप पूछ लेना। अगर आप पूछेंगे समीर भाई आप सजेस्ट करेंगे इस गाड़ी को लेने के लिए, तो देखिए जहाँ तक मुझे पता है इस गाड़ी पे अगर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाए तो ये एक मेक सेंस प्रोडक्ट बन जाता है, बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग विच यू नीड इन दिस प्राइस पॉइंट, सो व्हाई नॉट यार, है ना। बस एक मैंने बताया एक रिलायबिलिटी फैक्टर पे अगर MG वाले काम कर लें तो मैं एकदम चौड़े में कहता है कि हाँ फॉर्च्यूनर से ये गाड़ी कम नहीं है। बट थोड़ा सा कॉज इंटरनेशनल मार्केट में इनको ज़्यादा लोग क्या कहते हैं अवेलेबल हैं, लोग जानते हैं, तो एक बना हुआ है परसेप्शन। तो लेट्स सी MG वहाँ तक कब पहुँच पाते हैं, स्पेशली देयर SUVs। बाकी तो सब बढ़िया ही है जी। सब्सक्राइब कर लेना मोटरिंग डेली को एंड अगर आपको कोई फीडबैक देना है, कोई अपना सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पे आके जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और गाड़ी के वीडियोस में, और यहाँ तक देख लिया है लाइक भी कर देना वीडियो। थैंक यू सो मच।